वो तकरीबन जब हम आए तो डेट और लायबिलिटीज कोई 30,000 अरब से ज्यादा थी, और उसकी वजह से जो पहले 2 साल गुजरे उसमें पीटीआई की हुकूमत को 5,000 अरब रुपए कर्जों की मद में वापस करने पड़े। तो इस साल जो ये गुजरा है इसमें 2,700 अरब रुपए वापस किए गए। और जो भी इस हुकूमत की परफॉर्मेंस को जज करना चाहे उसे ये बात पहले सामने रखनी पड़ेगी कि 2,700 अरब रुपए दिए गए, जबकि हुकूमत का जो टोटल रिसोर्स बजट है सूबों को देने के बाद वो 2,000 अरब के करीब बनता है। तो अगर आपका पूरा रिसोर्स एनवेलप 2,000 प्लस हो और फकत जो सूद के लिए जो माजी में लिए हुए कर्जे हैं उसकी पेमेंट 2,700 अरब हो, तो हर एक को ये बेसिक जो एक फैक्ट है, एक हकीकत है, उसको सामने रख के हर चीज को इवेल्युएट करना पड़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 2,700 अरब रुपए वापस किए गए, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी बात ये कि हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम अपने अखराजात को बहुत सख्ती से रोकेंगे, और आपने देखा कि पूरे साल में कुछ ऐसी चीजें हुई जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई पहले, कि स्टेट बैंक से टका भी बोरो नहीं किया गया और कोई ग्रांट सप्लीमेंट्री किसी भी इदारे को नहीं दी गई। और इसकी वजह से शायद पहली बार पाकिस्तान की तारीख में एक प्राइमरी सरप्लस यानी हुकूमत के जो अखराजात थे वो अपनी आमदनी से कम रखे गए और प्राइमरी सरप्लस हासिल किया गया। तो ये एक दूसरी बहुत बड़ी कामयाबी थी इस हुकूमत की। तीसरी चीज ये कि टैक्सेस की तादाद, और आपको पता है कि हमें टैक्सेस की जरूरत है, क्योंकि अगर हम टैक्सेस अपने साहिब हैसियत लोगों से नहीं हासिल कर सकेंगे तो कर्जों का बोझ मजीद बढ़ेगा। तो टैक्सेस की तादाद में भी 17% इजाफा हो रहा था, और ये टैक्सेस जो हैं और ज्यादा हो सकते थे, लेकिन हमने जानबूझ के इंपोर्ट्स को कम किया और उसकी वजह से इंपोर्ट्स से जो टैक्सेस हासिल होते हैं वो कम हुए। वरना जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी थी उसमें टैक्सेस के बढ़ने की तादाद तकरीबन 27% थी, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, और इसकी वजह से हमने प्राइमरी सरप्लस हासिल किया। तीसरी चीज जो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एक खतरा था जब ये हुकूमत आई, वो ये था कि हमारे डॉलर्स तकरीबन खत्म हो चुके थे और हम डॉलर्स जो इंपोर्ट्स पे खर्च कर रहे थे वो हमारी एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में डबल थी, और इस वजह से हमारा जो करंट अकाउंट का डेफिसिट था वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ी सतह पे था, 20 अरब डॉलर। तो बहुत बड़े फैसले किए गए और इस नंबर को 20 अरब डॉलर से 3 अरब डॉलर तक गिरा दिया गया। तो ये तीसरा बहुत बड़ा एक इवेंट था जो इस हुकूमत को मिला। उसके बाद 200 अरब के करीब तकरीबन रखे गए पाकिस्तान के लोगों को, खास तौर से कमजोर तबकों को मदद देने के लिए, और ये भी एक तारीखी फैसला था और इस पे अमल हो रहा था अच्छे अंदाज में। और पांचवी चीज ये कि नॉन टैक्स रेवेन्यू जिनका टारगेट 1100 अरब था उसकी मद में 1600 अरब हासिल किए गए, और ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी इस हुकूमत की। और इन तमाम चीजों की वजह से सारी दुनिया पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को सराह रही थी। आईएमएफ के बोर्ड ने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को सराहा, मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ाई, ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को दुनिया की सबसे बेहतरीन स्टॉक मार्केट दिसंबर 2019 में करार दिया। और इन तमाम चीजों की वजह से
एक इकोनॉमी में इस्तेहकाम था, दूसरी जानिब दुनिया के जो प्राइवेट कैपिटल थी वो पाकिस्तान आना शुरू हुई और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बैरूनी इन्वेस्टमेंट आ रही थी पाकिस्तान उसमें कोई 137% इजाफा हुआ, यानी दुगनी से भी ज्यादा हो गई। अब ये सब चीजें हो रही थी, लेकिन कोरोना वायरस आया और उसकी वजह से मईशत को नुकसान पहुंचा। अब ये कोरोना वायरस ने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया, और ये नहीं है कि कोई कोरोना वायरस का बहाना किया जा रहा है। कोरोना वायरस इज अ फैक्ट, इट्स अ रियलिटी। इससे हजारों लोग जो हैं अनफॉर्चुनेटली मुतासिर हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहे हैं। पूरी दुनिया में IMF के मुताबिक कोई 4% कम अज कम आमदनी जो है वो गिरेगी, तो नेचुरली उसके असरात हमारे पे भी आए। और लोग बहस कर रहे हैं कि कितने असरात आए, क्या हुआ, तो इसके बारे में हतमी तौर से पता तो बाद में पड़ेगा, क्योंकि अभी तक किसी को 100% यकीन नहीं कि ये कितने अरसे और चलेगी और कितनी शिद्दत आएगी इसमें। लेकिन 2-3 चीजें आपको बता दूं जो इसके मोटे मोटे और चीदा असरात। एक तो ये कि एक अंदाजा है कि इससे हमारी मईशत को तकरीबन 3000 अरब जो है GDP का नुकसान होगा, यानी कि जो हमारे तमाम मुल्क की मजमूई आमदनी है उसमें 3000 अरब की कमी आएगी। इसको अंग्रेजी में 3 ट्रिलियन कह सकते हैं। फिर अगर FBR की जो हमारी टैक्स की जो कलेक्शन थी वो उसी अंदाज से चल रही होती जिस तरह चल रही थी पहले 8-9 महीने, तो हम समझते हैं कि हम 4,500 से लेकर 4,700 अरब तक पहुंच सकते थे। लेकिन अब हम बमुश्किल 3,900 तक पहुंचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 500-600-700 अरब की जो है रेवेन्यूज में नुकसान हमें सहना पड़ा। और ये एविडेंस दिया जा सकता है इसको कि किस तरह हर महीने ये रेवेन्यू गिरा, और अगर ये ना गिरता तो हम सबके लिए बेहतर होता। लेकिन कोरोना से किसी को के पास कोई ऐसा हरबा नहीं था कि कोरोना को रोक देते। और तीसरी चीज ये कि हमारी दुकानें बंद हुई, हमारी इंडस्ट्री बंद हुई, हमारे बड़े कारखाने बंद हुए, हमारी ट्रांसपोर्ट बंद हुई, और सारी दुनिया में हुई। और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी, लोग जो हैं उनमें गुर्बत में भी इजाफा हुआ, और हुकूमत ने फैसला किया कि इसको बहुत अच्छे अंदाज में टैकल किया जाए। महदूद जराए के बावजूद जितनी जेनरोसिटी हो सकती है, जितनी जो है एफिशिएंसी हो सकती है, उससे लोगों की मदद की जाए। और 1200 अरब का पैकेज दिया गया। और आपने देखा, आप तो शायद वाकिफ हों, लेकिन हमारी पब्लिक को शायद इन तमाम चीजों का पता ना हो, इसलिए उनकी खातिर मैं 1-2 मिनट में बताना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें की गई। 1,60,00,000 लोगों को हुकूमत ने फैसला किया कि लिक्विडिटी यानी कैश उन तक पहुंचाई जाए, और 1 करोड़ से ज्यादा को अभी तक पहुंचाई जा चुकी है। और अगर हर खानदान में 6 से 7 लोग हैं और आप 1,60,00,000 लोगों तक पहुंचे, इसका मतलब है कि आप तकरीबन 10 करोड़ पाकिस्तानियों तक पहुंच रहे हैं। और ये हुआ, ये सबने देखा, और पैसे देते हुए भी देखा, और बगैर किसी सियासी कंसिडरेशन के, बगैर किसी मजहबी कंसिडरेशन के, बगैर किसी इलाकाई कंसिडरेशन के, फकत अगर आप पाकिस्तानी हैं और अगर आप जरूरतमंद हैं तो आपको ये बहुत शफाफ अंदाज में मदद दी गई। और इससे कुछ लोगों को या काफी लोगों को एक ऐसे सपोर्ट दी गई कि वो इस
बुरी सिचुएशन में उनके जो हालात हैं मजीद बुरे ना हों। उसके बाद आपने देखा कि 280 अरब रुपए की गंदम खरीदी गई ताकि किसानों के पास पैसा जाए तो वो डिमांड बढ़ाएं और चीजों की, ट्रैक्टर्स की या मोटरसाइकिल्स की या पंखों की या अपने घरों की मरम्मत करवाएं या घर खरीदें ताकि इकोनॉमी में डिमांड बढ़े। फिर उसके बाद आपने देखा कि तकरीबन पाकिस्तान के जितने भी कमर्शियल एंटरप्राइज थे, जो छोटे कमर्शियल एंटरप्राइजेस थे, उनको हुकूमत ने कहा कि हम आपके बिल देंगे, 3 महीने बिजली के बिल देंगे, मौखर नहीं करेंगे बल्कि दे देंगे आपके बिल। वो दिए गए ताकि उनकी जो कंपनीज हैं उनको रिवाइवल में मदद हो। फिर 50 अरब दिए गए एग्रीकल्चर के लिए कि फर्टिलाइजर की कीमतें कम करें, आप जिस अंदाज में भी आप बेहतर समझते हैं किसानों के लिए वो खर्च करें। तो ये तो यहां से हुई चीजें। उसके बाद सब्सिडी दी गई ताकि लोगों को जिस कारखाने को भी पैसों की जरूरत है अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए पेरोल एक्सपेंस का निजाम लाया गया, वो सस्ते दामों उनको मदद की गई और तकरीबन 6 लाख से ज्यादा जो हैं बिजनेस एंटरप्राइजेज ने इस चीज का फायदा लिया। इसी तरह से जो प्रिंसिपल है, अगर किसी भी कंपनी का वो ड्यू हो रहा है बैंक्स की जानिब तो उसको 1 साल के लिए मौखर किया गया। इसी तरह कंज्यूमर्स जो हैं यूटिलिटीज के, उनके बिलों को 6 महीने तक मौखर किया गया। तो ये सारी चीजें हुई उस वक्त जबकि हुकूमत के पास पैसे नहीं थे। और अगर हमें एक फायदा हुआ इस सारे सिलसिले का कि दुनिया में तेल की कीमतें कम हुई और पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई, तो हुकूमत ने कोशिश की कि इस तरह न करे कि अपने टैक्सेस बढ़ा ले और वो खुद जितना चाहे उसको रख ले। कोशिश ये की गई कि जो चीज जहां पे है उसको वहीं रखा जाए और जितना मैक्सिमम फायदा पब्लिक को दिया जा सकता है वो दिया जाए। तो आपने देखा कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें बहुत शदीद अंदाज में कम हुई और ये खुसूसी तौर पे पाकिस्तान के मिडिल क्लासेस जो कि इन्फ्लेशन की वजह से दिक्कत में थे, उनमें उस दिक्कत को कमी करने की खातिर की गई। और जो केरोसिन ऑयल है उसकी तो 2/3 कीमत कम कर दी गई, यानी अगर उसकी कीमत 100 रुपए थी तो वो 66 रुपए कम कर दी गई और 33 पे ले आई गई। सो ये सारी चीजें हुई। अब हमें आगे की तरफ देखना है। ये जो साल गुजरा इसमें मैंने आपसे शेयर किया कि पहले 9 महीने में एक इस्तेहकाम दिया गया, बहुत अच्छी पॉलिसीज लाई गई और उनका फायदा अवाम तक पहुंचाया गया। जो कोरोना वायरस के शदीद असरात हुए उनसे निपटने के लिए एक अच्छा पैकेज दिया गया और अब हम आगे की जानिब देख रहे हैं। तो आगे जाते हुए हमें क्या सोचना है? देखें, फिर मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं कि हमें जो सबसे अहम चीज है जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते और जो माजी में मिला है और इस मुल्क के गले में पड़ा हुआ है तोहफा, वो है जो कर्ज हमने लिए हैं उनकी वापसी। तो इस साल पहली चीज ये है कि हमें 2,900 अरब फिर देने हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 5,000 अरब रुपए वापस किए गए और अब 2,900 अरब और देने हैं। तो कुदरती बात है, उससे हम छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, उसमें कमी करना हमारे बस में नहीं। और आप प्लीज ये बात समझें कि इसमें हमारा कसूर नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि ये 2,900 अरब कर्जों में देने की बजाय पाकिस्तान की पब्लिक पे खर्च करें। हम तो चाहेंगे कि एहसास के प्रोग्राम को और डबल कर दें, ट्रिपल कर दें।
आप सोचें कि एहसास का प्रोग्राम अगर 200 अरब का है या 150 अरब अभी तक खर्च किए जा चुके हैं और ये 3000 अरब हम देने जा रहे हैं, तो 20 एहसास के प्रोग्राम बनाए जा सकते थे। 20 गुना एहसास का प्रोग्राम बढ़ाया जा सकता अगर हमें ये कर्ज न देना होता। लेकिन ये कर्ज देना है, तो फिर क्या हो सकता है कि हम अपने अखराजात किस तरह कम कर सकते हैं। हमने कोशिश की है कि हम हुकूमत के अखराजात कम करें, और हमने हुकूमत के अखराजात कम करने के लिए बड़े मुश्किल फैसले किए हैं। क्योंकि हुकूमत क्या चाहती है? हुकूमत तो ये चाहती है कि जितना अपनी पब्लिक को दे सके दे, और जितना कम टैक्स ले सके ले। लेकिन अगर हमें 3000 अरब देने हैं इस मुल्क के ऊपर जो कर्जा है, तो कुदरती बात है कि फिर हमें कहीं काटना होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि आप भी कर्ज ले रहे हैं, तो आप जाके देखें कि हम कर्ज क्यों ले रहे हैं। हम कर्ज इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हमें कोई अयाशी का शौक है। हम कर्ज इसलिए नहीं ले रहे हैं कि कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्रेसिडेंट हाउस का बजट बढ़ाया जा रहा है। हम कर्ज इसलिए नहीं ले रहे हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट में कोई बजट बढ़ाया जा रहा है। हम कर्ज बुनियादी तौर पर इसलिए ले रहे हैं कि हमें माजी के कर्जों से निपटना है। तो अब इस बजट में एक तो बुनियादी चीज ये है कि हमारी जो बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां हैं, हमारे जो माजी के लिए हुए कर्ज हैं, वो हम वापस करें। लेकिन उसके बावजूद हमने ये फैसला किया कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। तो ये एक बुनियादी जो है पिलर है इस गवर्नमेंट का, इस बजट का, कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाना, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लोग मुश्किल में हैं और हम उन पे इजाफी बोझ नहीं डालना चाहते। तो एक बात। दूसरी चीज ये कि हम एक्सपेंडिचर्स यानी अखराजात को कम करेंगे, लेकिन हुकूमती अखराजात को कम करेंगे। और उसके बावजूद हम जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको बढ़ाएंगे। और हमने पिछले साल में जो यूटिलाइजेशन हुई हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम की, उसमें 100 बिलियन का इजाफा किया और ये 650 बिलियन पे रखा। और हमने ये कहा कि जो एहसास का प्रोग्राम है, जिसके तहत हम पाकिस्तान के कमजोर तबकों को पैसे देते हैं, उसको भी मजीद हम बजट देंगे। और ये जो हमने 1200 का जो पैकेज दिया है, इसमें से भी जो पैसे भी बचेंगे उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे ताकि वो अगले साल भी इस्तेमाल किए जा सकें लोगों के फायदे के लिए। दूसरा क्या बड़ा पहलू है इस हुकूमत का, और ये क्यों मैं कह रहा हूं कि ये रिलीफ वाला बजट है, कि इसमें बहुत टैक्सेस काटे गए हैं। और मैं चंद के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो लिस्ट इतनी बड़ी है कि सारा वक्त गुजर जाएगा अगर मैं वो लिस्ट पढ़ना शुरू करूं, क्योंकि ये 4.5 पेजेस की ये लिस्ट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि क्या क्या टैक्स काटे गए हैं। तो उसमें से मैं जो है आपको चंद जो बहुत अहम तरीन है वो बताना चाहता हूं। पहली चीज ये है कि कोई 1623 टैरिफ लाइंस हैं। टैरिफ लाइंस भी ये कि जो इंपोर्ट होती है, जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है हमारी इंडस्ट्रीज के लिए, जिसमें केमिकल इंडस्ट्री है, पेट्रोल इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर है, रबर है, लेदर है, टेक्सटाइल है। तो 1623 लाइंस, इसका मतलब है कि हजारों आइटम, क्योंकि हर लाइन में कई आइटम होते हैं। तो हजारों आइटम्स जो हैं उनके ऊपर सिफर की जा रही है ड्यूटी, यानी वो इस मुल्क में आ सकते हैं और उन पे टका भी ड्यूटी नहीं होगी, सिफर होगी। ये खत्म की जा रही हैं सारी ड्यूटीज। क्यों? ताकि हमारे बिजनेसेस के लिए कॉस्ट जो है वो कम हो और वो अपना बिजनेस बढ़ा सकें और लोगों को जॉब्स दे सकें और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें। दूसरी चीज, 200 के करीब टैरिफ लाइंस, यानी इसमें भी फिर चंद हजार
आइटम आ जाते हैं जो कि रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएरी गुड्स हैं, जिसमें पैकेजिंग, रबर, जूते, होम अप्लायंसेस, इस इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। और ये 200 टैरिफ लाइंस में ड्यूटी जो है इसको कम किया जा रहा है, सिफर नहीं किया जा रहा है लेकिन कम किया जा रहा है। फिर 166 टैरिफ लाइंस हैं जिसमें इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए या कपड़ों के लिए, एलईडी टीवीज के लिए, ब्लैंकेट्स या इलेक्ट्रोड्स के लिए 166 टैरिफ लाइंस हैं जिसमें रेगुलेटरी ड्यूटी जो है उसको कम किया जा रहा है। इन सब चीजों का मकसद ये है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, ये ड्यूटीज हैं। उसके बाद आप देखें कि ड्यूटीज के अलावा दूसरा एरिया जहां पे हम कमियां करने जा रहे हैं इज के विथहोल्डिंग टैक्स। कोई 10 किस्म के विथहोल्डिंग टैक्स हैं जिनको खत्म किया जा रहा है। फिर आप आए कि जी इंपोर्ट के ऊपर जो विथहोल्डिंग टैक्स है उसको 5.5% से कम करके 1 और 2% किया जा रहा है। उसके बाद कई ऐसे सेक्टर हैं जिनको बहुत मराद दी जा रही है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एक तारीखी पैकेज दिया गया और अब जो कैपिटल गेन्स टैक्स है उसको आधा किया जा रहा है ताकि ये सेक्टर उभरे और इसके उभरने से जॉब क्रिएशन हो और इसके साथ जो इंडस्ट्रीज रिलेट करती हैं उन सब में जॉब क्रिएशन हो। फिर सीमेंट के ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है उसमें 25 रुपए कमी की जा रही, 25 पैसे कमी की जा रही है। या 200 रुपए में से 25 रुपए जी 25 पैसे पर केजी, हाँ, और पर केजी 15 रुपए बैग के पीछे। जी ठीक है। तो इसी तरह से जो ये पॉइंट ऑफ सेल, हम चाह रहे हैं कि सब जो बड़े दुकान हैं उनका एफबीआर के साथ डायरेक्ट मशीनी तौर पे ताल्लुक होता कि बीच में कोई नहीं आए। तो जो भी उस प्रोग्राम में शामिल होगा उसका सेल्स टैक्स जो है वो पहले 14% था, अब उसको 12% किया जा रहा है ताकि पकड़ धकड़ करने की बजाय लोगों को ये सहूलियत दी जाए कि वो ऑटोमेशन के थ्रू टैक्स का जो बर्डन है वो बेयर करें। और क्योंकि ये तनकीद रहती है कि जी मौजूदा टैक्स पेयर पे मजीद बोझ न लगे, तो हम चाहते हैं कि इस टैक्स नेट को इस अंदाज में बढ़ाया जाए। फिर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर जो मिनिमम टैक्स था उसको 1.5% से आधा फीसद किया जा रहा है। और इसी तरह से कोरोना वायरस और कैंसर के लिए जो किट्स हैं उनके ऊपर जो भी ड्यूटीज हैं और टैक्स हैं उनको खत्म किया जा रहा है। और टेक्सटाइल और रिटेल के जो लेदर आउटलेट्स थे उनको भी पीओएस में लाने के लिए जिस तरह मैंने कहा कि 14 से 12% की जा रही। तो इन सारी चीजों को आप देखें कि ये रिलीफ हम क्यों दे रहे हैं। इतने मैसिव रिलीफ जिसमें कोई 40 से 50 अरब रुपए की ड्यूटीज जो हैं हम वापस कर रहे हैं, इसलिए कि वी वांट कि इस मौके के ऊपर जॉब क्रिएशन हो। और जॉब क्रिएशन हुकूमत अपने पास भर्ती करके नहीं कर सकती, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव्स देकर कर सकती है। तो ये एक और बड़ी चीज है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब एक जानिब कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा, दूसरी जानिब ये इतनी जबरदस्त मराद दी जा रही हैं। और उसके बाद जो तीसरा बड़ा फैसला है कि टैक्सेस और ड्यूटीज से हटकर कई ऐसे कवानीन हैं जो बदलाए जा रहे हैं जिसमें लोगों को आसानी मुहैया की जा रही है बिजनेस करने के लिए। और ये इनकी तफसीलात भी
अगर आप Q&A करेंगे तो आपको बताई जा सकेंगी। ये जो हैं चंद बुनियादी बातें हैं और हुकूमत का फ़लसफ़ा यही है कि पूरा साल मॉनिटरिंग होगी, जिस जगह पर कोई कमी बेशी नज़र आएगी उसमें एक पॉलिसी रिस्पांस होगा और दुनिया के जो बड़े अदारे हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक हो, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो, क्योंकि वो समझते हैं कि हम डिसिप्लिन से चलना चाहते हैं, हम लोगों की जेबों में हाथ नहीं डालना चाहते, हम इस अंदाज में नहीं चलना चाहते कि हमारे कोई खानदान हैं और उनके कोई कारखाने हैं या उनकी कोई इंडस्ट्री है। हम पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको इस तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी का महवर समझते हैं और हमारी कोशिश यही है कि हम जो कुछ भी करें उनके बेनिफिट को सामने रखकर हम करें। तो इंशाअल्लाह कामयाबी अल्लाह के हाथ में है और हम ये सिलसिला जो है इसको नेक नियती से परसू करेंगे और जैसे मैंने कहा कि आने वाले दिनों में एहसास के प्रोग्राम से मज़ीद प्रोग्राम होंगे, PSDP के अंदर मज़ीद स्कीमें होंगी और हम सब एज ए यूनिट, एज ए टीम, आप देख रहे हैं कि ये सारा जो सिलसिला है एक टीम वर्क का नतीजा है और PM साहब की हम लोगों को ऑलवेज सिर्फ एक हिदायत होती है कि हमें पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ बिठाया है और हमें सिर्फ उनका इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट और उसको फर्दर करना है। थैंक यू जी। थैंक यू सर। जैसा कि परसों था हमारे साथ जूम पे भी काफ़ी सारे सहाफ़ी दोस्त मौजूद हैं, तो उन्हीं से आज इब्तिदा करते हैं। पहला क्वेश्चन ARY के लईक और रहमान जूम पे हमें ज्वाइन किया वो करेंगे और उसके बाद अशरफ मेलकम साहब जियो न्यूज़ से करेंगे। माइक खोल दें जी। जो भी आसान सवाल है उनके जवाब मैं दूंगा, जो मुश्किल है उनके मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज और चेयरपर्सन FBR देंगी। अपना माइक ऑन करें। जी मेरा माइक ऑन है। मुशर्रफ खजाना साहब से मेरा सवाल ये है कि जिस अंदाज में कोरोना की वबा के बायस मसाइल पैदा हुए, बेरोजगारी बढ़ी और हमारे रेवेन्यूज के ऊपर भी उसके ऊपर मसाइल आए, तो सोचने वाली बात यह है कि जो सेविंग्स का हमारा कंसेप्ट था, जो हम सेविंग्स का कल्चर फ्लो करना चाह रहे थे, वो मुतासिर हुआ है। दूसरा छोटा सा एक पहलू ये जानना चाहूंगा कि जो फीकस आमदनी थी डॉलर्स में, वो भी काफी हद तक कम हुई है। तो इन दोनों पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए, सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए और नए साल में कोरोना को सामने रखते हुए फीकस आमदनी को बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे? शुक्रिया। अशरफ मेलकम साहब आप भी सवाल कर लें। म्यूट हुआ है। जी माइक ऑन कर लें अपना अशरफ मेलकम साहब। जी होगी, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज। जी शेख साहब, मेरा पहला सवाल जो मैं तकरीबन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछता हूँ लेकिन उसका जवाब मुझे नहीं मिलता। एक था कि PTCL की हमने निजकारी की थी, सरदार साहब ने 4 साल तक उसका जवाब नहीं दिया। जब जवाब दिया जाते उन्होंने कहा कि मुआहदा फॉल्टी था, ये मुआहदा गलत था। उस निजकारी से हमें $800 मिलियन अभी तक नहीं मिले। आप हमें बता दीजिए कि मुआहदा फॉल्टी था या कोई और वजह थी, या कहा जाता है कि प्रॉपर्टीज की लिस्ट जो दी गई थी उस वक्त बायर कंपनी को इत्तसालात वो गलत थी। वो लिस्ट किसने गलत दी, क्या उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी होगी, वो बदनीयती से लिस्ट फराहम की गई थी या कोई कैलकुलेशन में गलती हुई थी? दूसरा सर सवाल ये है कि FBR का जिस तक टारगेट है वो तकरीबन 1000 अरब रुपए से ज्यादा वसूली का टारगेट रखा जा रहा है। अभी FBR के ऑफिशियल भी और बिजनेस कम्युनिटी भी यही कह रही है कि ये अनरियलिस्टिक टारगेट है, ये पूरा नहीं हो सके, गवर्नमेंट को रिवाइज करना पड़ेगा। हमें थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें कि 1000 से ज्यादा टैक्सेस कहाँ से आएंगे, क्योंकि हमारी तारीख में जो हाईएस्ट हमारी टैक्स वसूलियों में इजाफा रहा है वो 21% रहा है। जो अभी का टारगेट है ये शायद 30% के करीब बनता है। ये टारगेट कैसे पूरा होगा,
क्या हमें इंश्योर नहीं करना चाहिए कि ऐसा टारगेट मुकर्रर हो जो हासिल किया जा सके? सर तीसरा और आखिरी सवाल, थैंक यू, टाइम मिल गया। एक सर अभी फैसला हुआ है कि जो 50,000 रुपए पे शनाख्ती कार्ड दिखाने की शर्त थी उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। हुकूमत ने पिछले साल इसको 50,000 रुपए रखा, फिर उस पर प्रोटेस्ट होते रहे, तकरीबन सारा साल इस तरह गुजर गया, कुछ नहीं हो सका, फिर उनका मुतालबा मान लिया गया। क्या ये बेहतर ना हो कि ऐसे अहदाफ, ऐसे टारगेट, ऐसे फैसले किए जा सकें जो दोबारा जिन पे अमल दरामद नामुमकिन हो? पहले भी इन पे क्यों सोच नहीं आती? सर सॉरी, एक आखिरी सवाल, अभी से हमारे फाइनेंशियल मैनेज क्या कार्ड दिया? क्यों अभी तो वो सिर्फ चौथे पे पहुंचे थे और आपने कार्ड दिया? नहीं किया। ये कह रहे हैं कि आप में से भी कोई 3 से ज्यादा नहीं करे एक वक्त पे से। जी जी जी, 2-3 ले ले। मुश्ताक यूसुफ जी साहब को दें, बिजनेस रिकॉर्डर्स। वो बोले जा रहे हैं, उनको शायद पता नहीं है कि उनको कार्ड दिया। मैं बोलूँगा जी जी डॉक्टर साहब, मेरा नाम मुश्ताक गुमन है, मैं बिजनेस स्क्वाडर से हूँ। एक तो मैं ये पूछना ये चाह रहा था कि अगर असद उमर साहब ये आपके साथ होते तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि उनकी कमी तो महसूस हम कर ही रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। दूसरा सर, ये एक जो मोबाइल फ़ोन के जो पॉलिसी अनाउंस हुई थी पिछले दिनों, उसमें जो मुराद दी गई थी, उसमें 2 चीज़ें अभी जो आपने बजट में अनाउंस की है, उसमें सेल टैक्स का और रेगुलेटरी ड्यूटी, मेरे ख्याल में वो आपने वो है अप्रूव नहीं की जो उसमें पॉलिसी में थी। और दूसरा सर, एक जो तीसरा जो चल रहा है वो ये कि बजट जो है, ये लोग कह रहे हैं कि ये रिव्यू होगा, और ये क्या हम ये कह सकते हैं कि ये 1 क्वार्टर का बजट है या पूरे साल का बजट है? बिल्कुल ही मामले की तह तक पहुंचना चाह रहे हैं। जी शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। सैयद मुश्तबा रिजवान, कंट्री न्यूज से। शेख साहब, एक तो पहली बात तो ये है, मेरे छोटे छोटे 2-3 हैं क्वेरीज हैं, उसको जो है ना, आप पहली तो ये है कि आपकी जब गवर्नमेंट आई तो आपने 1 करोड़ नौकरियों का जिक्र किया था, जो जिक्र ही रह गया। अब ये 1 करोड़ से बढ़कर अब ये 5 करोड़ के करीब हो गई हैं, जो कोरोना वायरस के सबब कह रही हैं जो भी। और जो ओवरसीज जो पाकिस्तानी थे, उनकी ज्यादा तादाद जो है वो बेरोजगार होकर आ रही है, खवातीन बेरोजगार हो रही हैं। इसके ऊपर बताइएगा कि इसको आप किस तरह मतलब है कि मैनेज करेंगे। और दूसरा ये शेख साहब, आपकी गवर्नमेंट ने कहा था कि ये क्राइसिस जब आ रहे हैं तो ये कंपनीज जो है वो ले ऑफ नहीं करेगी लोगों को, और उनको मतलब जो मराहत चाहिए होंगी वो हम देंगे। अब ये सूरत हाल ये हो गई है कि एक तो उन्होंने 60% मतलब उन्होंने कट कर दिया, और बाकियों को लोगों को निकालना शुरू कर दिया। तो इसको आप किस तरह करेंगे? और तीसरा और आखिर ये है कि आपने ये क्राइसिस तो बहुत सारे आए हैं, जिसमें आटा, चीनी और सबका आया, अब पेट्रोल का भी आया। पेट्रोल के ऊपर जो है आपने मतलब ये देख लें कि मतलब किसी को जो जुर्माना किया वो 50 लाख और 1 करोड़, ये तो इट्स जस्ट अ पीनट। आपने मतलब है कि ये किस तरह का इकदाम है कि जिन्होंने ये सारा कुछ करने के बाद ये उसी तरह हो गया जिस तरह नैब में कहता है 1 करोड़ रुपए अगर आप लें और 10 लाख रुपए दे दें तो आपकी जान छूट जाएगी। तो ये जरा इसको ये अनजस्टिस है, इसको जरा इसको बताएं इसके बारे में। जी चलें, एक और ले लें, फिर इनके जवाब आते हैं। मेरा नाम तनवीर हाशमी है और मैं जंग अखबार को रिप्रेजेंट करता हूँ। सर, जिस तरह से जो क्राइसिस आया, इसका तो डायरेक्ट अवाम पर असर आया है। फीकस आमदन भी कम हुई है और इन्फ्लेशन भी है मुल्क के अंदर। लेकिन ये कहा जा रहा है कि IMF के दबाव पर सैलरीज को नहीं बढ़ाया गया, सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज और पेंशनर्स जो हैं उनकी पेंशन भी नहीं इंक्रीज की गई। ये क्यों नहीं किया गया, जबकि ये रवायत हर साल है कि जो इन्फ्लेशन का असरात को कम करने के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और इस तरह से कम उजरत जो मिनिमम वेजेस हैं वो भी इस दफ़ा नहीं इंक्रीज किए गए। और दूसरा यह है कि जो टैक्सों के हवाले से बहुत सारे मामला किए गए, लेकिन GST जो 17% है, जिसके किसी वक्त जो 12% था और उसको 12% पर लेके आना था, लेकिन उसके हवाले से कोई 1% या 2% की कमी भी नहीं की गई जो मुतवक्का थी। इसके बारे में बताइए।
थैंक यू। जी देखें, बहुत अच्छे सवालात किए हैं आपने और उनकी मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहले तो ये जो सवाल किया अशरफ साहब ने उससे पहले जो पहला सवाल था कि जी फीकस आमदनी भी बढ़ानी चाहिए और सेविंग्स भी बढ़ानी चाहिए, तो पाकिस्तान का एक ये तारीखी फेलियर रहा है, कोई भी हुकूमत हो, कि हमारी सेविंग्स रेट जो है वो कम रहती है, जिस तरह से हमारी टैक्स कलेक्शन कम रहती है। हमारी टैक्स जो है वो हम आमदनी का तकरीबन 10 से 11% जो है टैक्स में कलेक्ट करते हैं, और इसका इससे ताल्लुक नहीं है कि कौन सी हुकूमत है। मैं पाकिस्तान के एक तारीख के शागिर्द के तौर पे ये बताना चाहता हूं कि ये ऐसे ही है, और ये हमारा बड़ा चैलेंज है कि हम किस तरह इसको बढ़ाएं, और हमने कोशिश की, लेकिन ये साल जो है कोरोना वायरस की वजह से हम उस सतह तक नहीं पहुंच सके जो एक बेस साबित हो सकती थी मजीद आगे जाने के लिए। लेकिन हमें अपनी कोशिश जो है उसको बरकरार रखना है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो सेविंग्स भी इसी तरह से है कि अगर हम लोगों की आमदनी बढ़ाएंगे और सेविंग्स की उनको अपॉर्चुनिटीज देंगे और ऐसे इंस्ट्रूमेंट करेंगे कि लोग सेविंग्स की जानिब माइल हों, तो वो होगी। और फीकस आमदनी तो देखें ना, सारा जो स्ट्रगल है डेवलपमेंट का वो यही है कि लोगों की आमदनी बढ़ाई जाए। और फीकस आमदनी में दो चीजें अहम हैं, एक तो ये कि पूरे मुल्क की मजमूई आमदनी, और वो न्यूमरेटर में होता है, और जो पूरे मुल्क की मजमूई आबादी। तो या तो हम अपनी जो आबादी है उसके जो बढ़ने का जो तरीका है उस पर गौर करें, या फिर हम अपनी आमदनी जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करें, और यही कोशिश हो रही है, शुरू से यही कोशिश हो रही है। अब ये जो अशरफ साहब ने दो सवाल किए, एक तो ये कि जी FBR जो है उसके बजट, उसका जो रेवेन्यू का टारगेट है उसमें 1000 अरब का इजाफा रखा गया है। देखिए ना, हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना कि हम रेवेन्यू बढ़ाएं। मैंने जिस तरह कहा कि इसको स्मार्ट तरीके से बढ़ाना होगा, इसको एक हिकमत से बढ़ाना होगा, इसको इस अंदाज में बढ़ाना होगा कि लोगों के ऊपर मजीद जो मौजूदा टैक्स पेयर्स हैं उन पे बोझ न पड़े, और इसीलिए हम टैक्स का जो नेट है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। हमने कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया है, और हम इतनी मराहत दे रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा मुल्क है, 1000 अरब अगर मईशत जो है बहाल होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई चीज भी सर्टेनिटी से नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस वक्त किसी को पता नहीं है कि ये कोरोना वायरस कितने अरसे मजीद चलेगा, इसकी शिद्दत में कितना इजाफा होगा, और कब चीजें जो हैं नॉर्मल होने की तरफ जाएंगी, और कब उन ममालिक में डिमांड बढ़ेगी जो हमसे एक्सपोर्ट्स करती हैं। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता, न कोई और कह सकता है, लेकिन हम एक एस्पिरेशन रख रहे हैं कि हमें जो है 1000 अरब रुपए के लिए एफर्ट करनी चाहिए। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि जनाब आप ये रख लेंगे तो फिर सूबे जो है अपने बजट उसकी बुनियाद पे बना लेंगे और फिर वो सारा आपका कसूर होगा। तो देखें, सूबे जो हैं उनको इख्तियार है कि वो जो भी बजट जिस अंदाज में भी बनाएं। अगर वो ये समझते हैं कि 4900 नहीं होगा, 4600 होगा, तो वो 4600 की बुनियाद पे बनाएं। तो इसमें ये कोई नहीं है कि जनाब आप रख देंगे तो फिर देखें ना सूबे तो हैं वो भी फिर वो उसी बुनियाद पे बनाएंगे। क्यों बनाएंगे वो उस बुनियाद पे? वो अगर समझते हैं कि उनका फोरकास्ट हमसे मुख्तलिफ है, या वो देखते आ रहे हैं कि हुकूमत में FBR के जो माजी में एक परफॉर्मेंस और रियलिटी में फर्क रहता है, तो उनको चाहिए कि वो उसको इनकॉर्पोरेट करें। सो आई थिंक
इट इज अप टू देम। हम तो एक एस्पिरेशन रख रहे हैं कि 4,900 हम करेंगे अगर हालात जो हैं और कोरोना वायरस वगैरह की जो शिद्दत है उसमें मजीद इजाफा नहीं होता, और अगर होगा तो उससे कम होगा। नाउ उनके बाद इन्होंने पीटीसीएल पे एक सवाल किया है, मेरे ख्याल में वक्त की कमी की वजह से मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। ये पीटीसीएल के ऊपर कोई 500 बार इस सवाल का जवाब दिया जा चुका है, और मैं अशरफ साहब से कहूंगा कि जब मैं बजट से फारिग हो जाऊं तो वो भी फारिग होंगे, मेरे पास आ जाए, मैं इनको इसका तफसील से जवाब दूंगा, वो फिर छाप देंगे तो सबको खबर भी पड़ जाएगी। ठीक है, तो अब दूसरी चीज ये कि एनआईसी यानी आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड पे पहले 50,000 पे उनसे रिक्वायर्ड था, अब लाख पे कर दिया गया है। देखिए, अगर हमारे लोग दिक्कत में हैं और उनको तकलीफ है तो इस वक्त अगर हम उनको कुछ फायदा दें तो इस पे किसी को क्यों चिढ़ हो? यानी एक जानिब तो यही सारी एक तनकीद है कि जी हुकूमत जो है लोगों के लिए कुछ आसानी पैदा नहीं करना चाहती। तो हम तो टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने कहा ये वो वक्त नहीं है कि हम बाकी तमाम कंसिडरेशंस को छोड़ दें और सिर्फ टैक्स के पीछे पड़ जाएं। हम चाह रहे हैं कि लोगों के लिए आसानी भी हो, तो ये उसी एक तरह से ज़हनियत की अक्कासी कर रही है कि भाई इस वक्त छोड़ दो, लोगों को इत्मीनान दे दो। ये नहीं है कि हमको ये शर्त वापस ले रहे हैं, क्योंकि हम कमिटेड हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लेकिन एक संजीदगी से और सेंसिटिविटी से, यानी लोगों की मुश्किलात को सामने रखते हुए। ये आपने मोबाइल सेक्टर, देखिए हुकूमत का जो फैसला होता है वो हर चीज पे हावी होता है हुकूमत के निजाम में। तो अगर ईसीसी या काबीना ने कोई मोबाइल सेक्टर के बारे में कोई फैसला किया है तो वो हावी होगा उसूली तौर पर। इसकी तफसील जो है ये इंडस्ट्रीज मिनिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको बताएंगे। दूसरा ये कि ये बजट क्या क्वार्टरली है या ईयरली है, तो इसका क्या जवाब दिया जा सकता है? ऑल बजट्स आर ईयरली। एट द सेम टाइम अगर खुदा न खास्ता कोई कोरोना वायरस या इसमें कोई ऐसी शिद्दत आती है या कोई इतनी बड़ी चीज हो जाती है तो ये कोई अल्लाह की तरफ से तो नाजिल की हुई चीज नहीं है ना, तो इसमें एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। और एडजस्टमेंट्स का बुनियादी मकसद ये है कि एक्यूरेसी हो उसमें, जो लोग आगे का देख रहे हों, बिजनेस कम्युनिटीज, उनको पता हो कि क्या होने जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला ये एनुअल है हमेशा की तरह, और साथ ही साथ वी शुड हैव अ ओपन माइंड। ये आपको 19वीं सदी तो नहीं है कि साल में एक दफा ही कागज पे कोई चीज लिखी जाती। दिस इज राउंड द क्लॉक मैनेजमेंट। अब आप आ जाएं कि जी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक सवाल है, वो भी मैं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जो भी पैकेज है हमारा उसमें भी कई चीजें हैं। हर चीज का जो बुनियादी मकसद ही ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट से छुटकारा पाया जाए या कमी की जाए और जॉब क्रिएशन की जाए। और आपने ये भी कहा कि कुछ सेक्टर्स के अंदर कीमतों में उतार चढ़ाव आता है, और सबसे ज्यादा दुख तो कोई किसी चीज की कीमत बढ़े तो हुकूमत को होगी ना जी, क्योंकि वोट तो इमरान खान को दिए लोगों ने, आपको या मुझे तो किसी को नहीं दिए। तो ही वुड बी द वन हु वुड बी सफरिंग द मोस्ट, और उसी वजह से वी आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट वी कैन। और आपने देखा है जो इन्फ्लेशन का टारगेट रखा गया है वो 6.5% रखा गया है आने वाले साल में, जो इस साल के मुकाबले में काफी कम है। और पेट्रोल की कीमतें हुई, और थोड़ा बहुत जो ये पेट्रोल के अंदर आप देख रहे हैं, ये हुकूमत के उस अज़्म की ये निशानी है कि उन्होंने कहा कि ख्वाह कुछ हो पेट्रोल की कीमतें कम होनी है इस मुल्क में, और उन्होंने वो पास ऑन किया। और अगर कोई प्लेयर्स कोऑपरेट नहीं करते हैं तो रेगुलेटरी निजाम जो है मस्ट बी वेरी टफ। और आप देखेंगे कि जो रेगुलेटरी निजाम है इसमें
इंशाल्लाह अच्छी तब्दीलियां भी आपको नजर आएंगी। ये कि जी मिनिमम वेज होना चाहिए, मिनिमम वेज हाशमी साहब होना चाहिए, लेकिन हर एक चीज का एक वक्त है। जब आपके कोई 25, 30, 50% अगर लोग या धंधे बंद हैं और आपकी बड़ी में बड़ी फिक्र ये है कि लोगों को नौकरी तो मिले, तो उस वक्त ये सोचना कि जिन लोगों को नौकरी मिली हुई है उनका मिनिमम वेज मजीद बढ़ाया जाए, जबकि इतने ज्यादा लोग जो हैं उनको सिफर वेज मिल रहा है। तो ये आपकी जो बात है बिल्कुल एक अच्छी बात है, लेकिन ये वो वक्त नहीं कि हम कहें कि जी हमें इस वक्त ज्यादा फिक्र उन लोगों की है जिनका मिनिमम वेज इस वक्त सिफर है। सो आई थिंक ये कि आईएमएफ का प्रेशर, आई थिंक आईएमएफ के ऊपर मैं आखिर में 1-2 कमेंट करूंगा क्योंकि काफी लोगों को आईएमएफ के बारे है। तो हमाद अजहर साहब, अगर आप इन 2 चीजों के ऊपर और उसके अलावा भी किसी चीज पे आप कुछ कहना चाहें तो कहें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल हुआ था मोबाइल पॉलिसी के हवाले से, जो रेगुलेटरी ड्यूटी है उसको एसआरओ में एड्रेस किया जाएगा, फाइनेंस बिल में नहीं किया जाता। सेल्स टैक्स जो है वो काबीना पास कर चुकी है उसका, और उसकी जो इन्फोर्समेंट और कलेक्शन का मैकेनिज्म है वो अगले चंद दिनों में हम पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और कस्टम्स के साथ और हमारी IRS के साथ बैठ के और इंडस्ट्री के साथ बैठ के तय करके इसको हम सप्लीमेंट्री बजट में इंशाल्लाह ताला एड्रेस कर लेंगे। बाकी जो सारे निकात थे मोबाइल पॉलिसी के उनको मेन फाइनेंस बिल के अंदर डाल दिया गया है। दूसरी बात अनएम्प्लॉयमेंट की और 1 करोड़ नौकरियों की हुई, तो हमने हमेशा से ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जो नौकरियों की क्रिएशन का जो इंजन है वो प्राइवेट सेक्टर है, और ये बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर ने अगर नौकरियां पैदा करनी हैं तो मईशत में नंबर 1 इस्तेकाम हो। ऐसा नहीं हो सकता कि मईशत खसारों के सर पे चल रही हो, दिवालिये के करीब खड़ी हो, ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म हुए हों और नौकरियां बने। तो इसलिए हमारा पहला हदफ था कि हम मईशत को इस्तेकाम की तरफ लेके आएँ। दूसरा कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें जो पहले नहीं बढ़ रही थी, और हमने देखा कोरोना से पहले हमें कुछ अच्छे पॉजिटिव उसमें इंडिकेटर्स नज़र आ रहे थे। फरवरी के महीने में रज़ाक दाऊद साहब बेहतर बताएंगे, हमारी 14% एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा था और 20% से ज़्यादा ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस वॉल्यूम में इजाफा हो रहा था। तो और तीसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होनी चाहिए अगर नौकरियां पैदा करनी है। तो आपने देखा पिछले साल हम कोई 28 पॉइंट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स में हमने भी जंप भी किया, और मुझे इंशाल्लाह ताला यकीन है कि इस साल भी हम एक स्टीप जो है वो जंप करेंगे। इसके अलावा जो हमारे प्रोजेक्शंस थे प्री कोविड वो यही थे कि जो अगला हमारा साल है वो हायर ग्रोथ का साल होएगा, ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ का साल होएगा, और हम उस तरफ जा रहे थे। बहरहाल इसके बावजूद कि कोरोना आया है, जिस तरह फाइनेंस एडवाइजर साहब ने कहा कि PSDP की रकम जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उससे 100 अरब बढ़ाई गई है। इस साल सूबों में भी जो एक्सपेंडिचर हुआ है PSDP का उसकी बनिस्बत इसको बढ़ाया जा रहा है। SME पैकेज हमने दिया है जिससे तकरीबन हमने कोशिश की है कि जो नौकरियों का जो सबसे बड़ा इंजन है पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर वो SMEs है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर के अंदर। तो उसको सिक्योर और रिलीफ करने के लिए हमने जो 50 अरब का पैकेज दिया, फौरन एक कैश इंजेक्शन दी उन्हें कि 3 माह के बिजली के बिलों को क्रेडिट कर दिया उनके बिजली के बिल्स के अंदर। तो ये एक चीज़ है। तो हम समझते हैं कि ये जो नौकरियों की जो सारी बात है ये प्राइवेट सेक्टर से आनी है, और इसके लिए मईशत का इस्तेकाम, PSDP जो आपकी डेवलपमेंट स्पेंडिंग है उसमें इजाफा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बेहतरी, एक्सपोर्ट्स की बेहतरी, और इसी सफर पे हम पहले दिन से गामजन हैं। मुलाजमीन को निकाला नहीं जाएगा। मुलाजमीन को तो मतलब इस हिसाब से निकाल रहे हैं कि वो तो मतलब उनके तो कोई पूछने वाला ही कोई नहीं है। तो उसके ऊपर आप बताएं कि उनके ऊपर आप किस तरह उनको सिक्योर करें। जो प्राइवेट सेक्टर में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट से मराद भी ले रही हैं। अभी एडवाइजर साहब ने अपनी जो ब्रीफिंग थी उसमें बताया कि बहुत हमारे 2 कामयाब पैकेजेस गए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। एक हमारा पेरोल फाइनेंसिंग पैकेज था और दूसरा हमारा प्रिंसिपल डिफरमेंट पैकेज था। इससे लगभग 7.5 लाख से 8 लाख कारोबारों ने फायदा उठाया है और अपने पेरोल्स को या फाइनेंस कराया है या अपने प्रिंसिपल्स को डिफर कराया। तो ये कामयाब स्कीम थी। इसी तरह हमारा SME का पैकेज मैं समझता हूँ बहुत कामयाब पैकेज था। हमारे हमसाये ममालिक में देखें ना तो कोई कैश स्टाइपेंड दिया गया
جو ہم نے جیسا 1 کروڑ 60 لاکھ لوگوں کو دیا ہے، نہ وہ ابھی تک ایس ایم ایز تک پہنچ چکے ہیں. ہم تقریباً 30 سے 35 لاکھ ایس ایم ایز تک ان کو بجلی کے بلوں کے ذریعے، کیونکہ کیش انجیکشن دینی ہے نا آپ نے، تو ہم وہ بھی ہم پہنچا چکے ہیں. اور ہم ایک بڑا مؤثر اسٹیٹ بینک کا پرنسپل ڈیفرمنٹ پیکج جو ہے وہ اور پے رول فائنینسنگ پیکج لا چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے نوکریوں کو جس حد تک ہو سکتا تھا موجودہ صورتحال کے اندر پریزرو کرنے کے لیے جو ہماری حکومت نے بر وقت اقدامات اٹھائے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے جیسی معیشتوں میں جو اگر ارد گرد دیکھیں تو وہ بہتر تھے، اور میرا خیال ہے کہ وہ بہتر مینج کیا گیا. اور جیسے جیسے اب ظاہر ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی آئی ہے، اور صنعتیں بھی، ہم کنسٹرکشن پیکج بھی اسی لیے لے کے آئے ہیں کہ اس کو بہتر انداز سے، سب سے زیادہ نوکریاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ کنسٹرکشن سیکٹر کے ذریعے، 40 صنعتیں اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں، تو اس کا بھی ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. تو ہماری پوری قوت جو ہے وہ نوکریوں کو پریزرو کرنے میں اور اگلے سال ان کو انشاءاللہ کریٹ کرنے کے اندر لگی ہوئی ہے. جی آئی تھنک میں رزاق صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی تھوڑا، جو ہم نے یہ ڈیوٹیز وغیرہ کم کی ہیں اس میں ان کی منسٹری کا بڑا رول رہا ہے، کیونکہ یہ کامرس منسٹری جو ہے وہ ٹیرفس وغیرہ میں ان کا پرائمری رول ہے، تو یہ ہم نے کوآرڈینیٹ کر کے ان کے ساتھ کی. تو اگر وہ بھی آپ کو اس کی جو لاجک ہے وہ بتا سکیں. میں جو فگرز کو تو نہیں بتاؤں گا، ایڈوائزر صاحب نے تو فگرز تو بتا دیے ہیں کہ کتنے ٹیرف لائن کے اوپر کیا ہوا ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی بیسک کانسیپٹ کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ. جب ڈیوٹیز کم ہوتے ہیں نا تو ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہوتا ہے، میک ان پاکستان کی ایک ہماری پالیسی ہے. اور ایک اور چیز ہے جو زیادہ طور پر لوگ وہ نہیں سمجھتے، وہ یہ ہے اینٹی ایکسپورٹ بائس. آپ یہ دیکھیں گے پاکستان میں 2002 سے 2007 تک ہمارا ایکسپورٹس بڑی اچھی طرح سے اوپر جا رہے تھے، اور اسی وقت ہمارے جو ڈیوٹیز تھے رو مٹیریلز کے اوپر، انٹرمیڈیٹ کے اوپر، وہ کم ہو گئے تھے. تو پھر انہوں نے وہ بعد میں ریورس کر دیا، تو ہمارے ایکسپورٹس بھی گر گئے. تو یہ ہماری ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اینٹی ایکسپورٹ بائس کو ہٹانا ہے. اور ایک اور چیز ہے اینٹی ایکسپورٹ بائس میں، وہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں جہاں بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے، جتنے بھی ڈیوٹیز، ٹیکسز، سرچارجز آن اینی پروڈکٹ، وہ ان کو ریفنڈ ملتا ہے. تو ہم لوگوں نے اس سال بڑی اچھی طرح سے 4-6 مہینے پہلے ایف بی آر سے ہمارے ڈسکشنز ہوئے ہیں. انہوں نے ابھی یہ سارے پروسیس ہے نا، اس کو ریویمپ کر دیا ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے 1 جولائی سے جو بھی کسٹمز ڈیوٹی ڈرو بیکس ہے وہ بہتر طور پر کیلکولیٹ ہوں گے، بہتر طور پر تقسیم ہوں گے. اور یہ بھی جب فارن ایکسچینج ریئلائز ہوگا تو وہ ڈائریکٹلی ایکسپورٹرز کو ملے گا، یہ ایف بی آر میں نہیں جائے گا. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جس طرح سے اس کی کانسیپٹ بنائے ہے ٹیرف کا، یہ اس کا فائدہ ہوگا ملک کو. شکریہ. جی زوم سے سر 1-2 کویشچن لے کے پھر ہال میں آ جاتے ہیں. شعیب نظامی صاحب دنیا نیوز سے، انہوں نے ہمیں زوم پہ جوائن کیا ہے، اور نوید اکبر صاحب آج نیوز سے. صاحب آپ اپنا مائک آن کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. شیخ صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ جو ایسے افراد جو کہ لاسٹ 14 ایئر سے جاب کر رہے ہیں اور اپنا انکم ٹیکس جمع کرا رہے ہیں، اس کرونا کے بعد وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے حکومت کوئی سپورٹ کرے گی؟ کیونکہ ابھی تو ای او بی آئی کی جو ایج ہے وہ 15 ایئر سروس کی ہے، اور 60 ایئر جو اس کی عمر ہونی چاہیے تو وہ ای او بی آئی اپلائی کر سکتا ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ جو ملک میں اس وقت آن لائن سروسز جیسے ایپ ہے، فوڈ سے متعلق ہیں، ٹرانسپورٹ سے متعلق ہیں، ریٹیل سے متعلق ہیں، وہ ہماری اکانومی میں کہاں پر جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں اور ان کا جی ڈی پی میں کیا حصہ ہے؟ اور تیسرا سوال یہ جو ابھی آپ نے تنخواہیں اور پینشن نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، اس کا جو ہے جو اوور آل امپیکٹ وہ کتنا ہے؟
शुक्रिया। नवीद अकबर साहब, आज न्यूज से। जी आप नजर आ रहे हैं, बोलें नवीद साहब। जी नवीद बात कर रहा हूँ आज न्यूज से। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो जो पेट्रोलियम मसनूआत है वो कम हुई है, इसके अलावा RNLG की कीमत कम हुई है, लेकिन उसके जो CNG की कीमत कम नहीं हुई। दूसरा ये कि पिछला कोई साल मुसलसल जो छोटे दुकानदार हैं वो मुसलसल हड़ताल में रहे, बार बार उन्होंने हड़ताल की, उनके कंसर्न दूर करने के लिए इस बजट में क्या किया गया। तीसरा ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई और पेंशन नहीं बढ़ाई गई, तो यकीनन वो भी स्ट्राइक पर जाने का सोच रहे हैं। तो इससे इकोनॉमी को जो लॉस होंगे उसको कैसे रोका जाएगा। और एक ये है कि CPAC का ML1 के लिए तो आपने पैसे रखे हैं, CPAC के और कौन से मंसूबे हैं, क्योंकि ये आपका सबसे अहम मंसूबा है, तो उसके लिए और कौन कौन से प्रोग्राम है जिनके आपने पैसे रखे हैं। जी शुक्रिया। हॉल में भी करवा जी जी ले लें जी। खलीक यानी साहब डॉन से और आमिर सियाल आप तक न्यूज से, उसके बाद यहाँ पे माइक आ जाए। सर दो चीज़ें, एक तो कल हमाद साहब ने जो अपनी स्पीच में नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ का नंबर बोला वो 1.6 ट्रिलियन बोला था, जबकि जब वो नंबर्स अपना डॉक्यूमेंट्स में देखें तो मुझे लगता है कि 500 बिलियन के जो अदर टैक्सेस हैं वो भी उसमें डबल काउंटिंग हो रही है। एक तो इसको क्लैरिफाई कर दें। दूसरा ये कि हर साल आप समेत सारी हुकूमतें ये ऐलान करती हैं कि जी हम जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं उनको विड्रा करते जा रहे हैं, यानी कम से कम करते जा रहे हैं, और हर साल हम देखते हैं कि उसकी जो कास्ट है वो पिछले साल से बढ़ी हुई, इस दफ़ा मेरा ख्याल है 1.5 ट्रिलियन या समथिंग लाइक दैट है। तो ये क्या वजह है कि अब जब आप एग्जेम्पशंस हटाते हैं उसके बावजूद उसकी कास्ट क्यों बढ़ जाती है? सकते हैं कि ज्ञानी साहब हमेशा ढूंढ के मुश्किल सवाल जो है लाएंगे नहीं। अच्छा ये जी 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 होते मासूम है, लेकिन खुद भी मासूम है ज्ञानी साहब। अच्छा सर ये इसमें जो आपने ड्यूटी रिलीफ किया गया है, इसमें सबसे बड़ा एक मसला ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के पास कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है। तो ये डिस्कनेक्ट सा एक लगता है कि आपने ड्यूटीज तो कम की हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कोई नहीं है। मिनिस्ट्री में जो प्रोफेशनल अमला है वो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है। मिनिस्ट्री को ये भी नहीं पता कि किस चीज़ की पैदावारी लागत क्या है। जो शुगर रिपोर्ट आई है उसमें ये चीज़ आई है, कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं है, मिनिस्ट्री को कोई नहीं है। ये जो 2 रुपए का मास्क है ये 30 रुपए का मिल रहा है, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज है जिसने पूरी चीज़ रेगुलेट करनी है वो अपना फराइज नहीं कर रही। तो एक तो इससे सर इसे ठीक करने के लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं? आप पाकिस्तान के सबसे कामयाब तरीन प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन के लिए जो है बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री की जो परफॉर्मेंस है 2 साल से कोई काम नहीं हुआ। LNG के 2 प्लांट्स जो थे बेचने थे पावर प्लांट्स, वो 2 साल से नहीं बिक सके, क्योंकि अगर पहले बेचे जाते तो शायद आपको पैसे अच्छे मिल जाते। अब जो सिचुएशन है उसमें तो उनको डिस्पोज ऑफ करना भी काफी मुश्किल है। तो प्राइवेटाइजेशन पे बिल्कुल प्रोसेस स्लो है, उसे तेज करने के लिए क्या कर रहे हैं? फिर आपको FATF ने कहा कि जो लॉयर्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं और कोई रिसीट नहीं देते, ज्वेलर्स हैं, रियल एस्टेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, इन्हें टैक्स नेट पे लाए। इसके लिए आपने कोई स्टेप्स नहीं लिए इस बजट में। थैंक यू। शहबाज राना एक्सप्रेस। डॉक्यूमेंट से जो एक इंप्रेशन आता है कि आपने एक एफर्ट किया है कि IMF का जो प्रोग्राम है वो रिवाइव हो, तो आपको इसके बारे में कोई डेडलाइन या कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं कि कब बोर्ड मीटिंग होगी, हमारा जो पेंडिंग सेकंड रिव्यू है फॉर लास्ट 5 मंथ्स वो अप्रूव होगा? सेकेंडली एक और जो चीज़ बजट डॉक्यूमेंट से क्लियरली आ रही है कि लगता है कि इस दफ़ा गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली गिव अप कर दिया है। आपके जो नंबर्स हैं वो मैच नहीं कर रहे। आपको इंटरनली पता है कि आपका जो प्राइमरी डेफिसिट है 1.2% से कम हो ही नहीं सकता बाय ऑल मीन्स। आपने 0.5 पे एग्री कर लिया। FBI का टारगेट जो है आपने खुद बता दिया है। बजाय इसके कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर लेके आए, आप कह रहे हैं सूबों को कि वो रियलिस्टिक बजट बनाए। तो ये क्या ये कैपेसिटी के इश्यूज हैं या ये कि हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं इतने कंपेलिंग हैं कि इस दफा आप नंबर्स को मैच कर ही नहीं सके? लास्टली एक बड़े अफसोस के साथ बात, और मैं सिर्फ सवाल ही करूंगा, बाकी आप लोगों का काम है जवाब देना। टैक्स एग्जम्पशंस का कियानी साहब ने जिक्र कर दिया, 1.15 ट्रिलियन इस साल, 972 अरब पिछले साल, 2122 अरब की टैक्स एग्जम्पशंस PTI ने दी हैं। इसमें मैं आपकी लिस्ट देख रहा था, मैडम नौशीन इसके ऊपर रोशनी डाल सकती है। आपके सेक्शन 61 और 66 के अंदर
آپ نے ایسے ایسے ادارے ڈالے ہوئے انکم ٹیکس ایگزمپشنز کے. سر مجھے بتائیے کہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز آپ ڈونیشن دیں اس پہ ٹیکس ایگزمپشنز, اس کی جو آمدن ہے اس کے اوپر ٹیکس ایگزمپشنز, اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ کیا کسی بڑے گھر سے ان کا کوئی تعلق ہے, ان کے جو مالکان ہیں یا جو بھی اس کو رن کرتا ہے اس کو؟ جی عمر حیات خان بول نیوز سے. میرے چھوٹے چھوٹے 3 سوال ہیں. ایک سوال چھوٹے چھوٹے بالکل ون لائنر, اور ایک تو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے جو انسینٹیوز دیے گئے ہیں آن گراؤنڈ ابھی تک اعلان کے بعد ہمیں نظر نہیں آ رہے, اور دوسری بات کہ جو اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ ہے کیا اس میں مزید کمی ہو سکتی ہے, کیونکہ ابھی تک ہم پینڈیمک سچویشن میں ہیں. اور آپ نے پیٹرولیم کی بات کی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف دیا گیا عوام کو, لیکن آپ نے نئے سال جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کر دیا ہے اور 260 سے آپ نے 450 ارب روپے کر دیا ہے. اور اس میں ذرا, اور دوسرا پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں اس کے اضافے کا جو کمی کا جو فائدہ ہے وہ عوام تک نہیں پہنچا. آج بھی جو ایس بی آئی رپورٹ ہے اس میں 0.05 جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے انفلیشن میں. جی جس طرح میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ مشکل سوالوں کے جواب جو ہیں وہ حماد اظہر اور نوشین بھی بیٹھی ہوئی ہے, آئی تھنک اس نے کچھ بھی نہیں کہا ہے تو ہمیں اسے بھی موقع دینا چاہیے کچھ کہنے کا. تو کچھ جو ہیں اور جو سب سے بڑا یہاں پہ ماہر ہے ان تمام چیزوں کا وہ بھی یہاں موجود ہے, اس کا نام ہے ڈاکٹر حامد عتیق, اور آئی تھنک اس کو بھی ایک مرحلے پہ اس کو بھی انٹروڈیوس کیا جائے گا میٹنگ میں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ شبر زیدی کی غیر موجودگی میں آئی تھی یہ وہ رول یہ ادا کریں گے. اچھا دیکھیں, پہلی دو تین چیزیں کہہ دوں. پہلی بات یہ کہ پیٹرول اور آر ایل این جی کی قیمتیں کم ہوئیں, اور دوسری جو گیس کی قیمت ہے چونکہ ان میں ایڈجسٹمنٹس جو ہے وہ زیادہ عرصے سے ہوتی ہے تو اس میں بھی ایڈجسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے, اور اس میں بھی جو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی یہ جو دنیا کے ٹرینڈ ہیں وہ نظر آئیں گے آپ کو. دوسری چیز پرائیویٹائزیشن کے پروگرام کو کافی تیز کرنے کی کوشش کی گئی, اور 2 بڑے جو پلانٹ تھے الیکٹریسٹی کے وہ تقریباً فائنلائزیشن کی سٹیج پر تھے کرونا سے پہلے. اب ضرور چیزیں متاثر ہوں گی لیکن وہ پریشر برقرار رہے گا. ساتھ ہی ساتھ جو پرائیویٹائزیشن کی لسٹ تھی اس کو بھی کافی 15 نئی کمپنیز اس میں ڈالی گئیں اور اس لسٹ کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو پرسو کیا جائے گا. دوسری چیز کہ نان ٹیکس ریونیو بجٹ میں کیا ہے اور ایکچویلٹی کیا ہے یا کن چیزوں کو کمبائن کیا گیا ہے اس کا جواب فائنینس سیکرٹری صاحب آپ کو دے دیں گے. ابھی جہاں تک کنسٹرکشن انڈسٹری کو مراعات دی گئی ہیں ایسی چیزوں میں کچھ وقت لگتا ہے, لیکن ہم اپنی جانب سے تو مراعات دے سکتے ہیں اور آسانی پیدا کر سکتے ہیں. اب یہ پرائیویٹ سیکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مراعات اور ان جو کنسیشنز ہے اس کا فائدہ لیں. تو ہم انکریج کریں گے ان کو کہ وہ جتنا جلد ان چیزوں سے فائدہ لیں, اور آج ہم نے مزید مراعات دی ہے اس معاملے میں کیپٹل گینز ٹیکس کو کم کر کے. دیکھیں یہ آئی ایم ایف پروگرام اور اس کے بارے میں کافی کوسچنز آپ لوگ اٹھاتے ہیں, تو میں واضح کر دوں کہ آئی ایم ایف دیکھیں اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ خدا نخواستہ وہ پاکستان کے لوگوں پہ ظلم کرے. آئی ایم ایف ایک ایسا ادارہ ہے اقوام متحدہ کی طرح جس کو 200 یعنی ممالک پوری دنیا نے مل کے بنایا ہے, اور اس کا مقصد ہے کہ اگر کوئی ملک ایک اقتصادی دشواری میں مبتلا ہے اور ان سے بورو کرنا چاہتا ہے تو ان کا بورڈ ان کو دے سکتا ہے پیسے. وہ ایک بینک کی طرح ہے, اور ہر بینک کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ کسی بھی
अपने क्लाइंट को पैसे दे कि वो उनको इस हैसियत में हो कि वो उन्हें वापस दे सके। तो पाकिस्तान और आईएमएफ का ताल्लुक ऐसे नहीं है कि आईएमएफ पाकिस्तान पे हुक्म कर सकता है और पाकिस्तान जो है हर सूरत में ताबेदार है कि उससे वो फॉलो करना है। आईएमएफ का बुनियादी मौकफ तो यही है ना कि आप अपनी हैसियत के साथ चलें, आपके पास जितनी आमदनी है उसके हिसाब से इखराजात करें, और अगर कुछ मुश्किल फैसले हैं जो आप नहीं कर पा सके हैं तो करें। तो आई थिंक इसको एक पता नहीं क्यों हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है कि इसको अजीब व गरीब अंदाज में तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आईएमएफ के साथ एक मुसलसल डायलॉग चल रहा होता है, जिस तरह जो हमारे दूसरे पार्टनर हैं वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनके साथ भी होता है। लेकिन आईएमएफ की एक मरकजी हैसियत है दुनिया के फाइनेंशियल निजाम में, और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह भी देखती हैं कि आईएमएफ के साथ किसी मुल्क का कैसा ताल्लुक है, उसके बाद वो अपनी पॉलिसीज भी वज़ा करती हैं। तो आईएमएफ के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने देखा कि जब ये कोरोना वायरस का सिलसिला हुआ तो वो सबसे पहले थे जिन्होंने जाके 1.4 बिलियन की कंसेशनरी लेंडिंग पाकिस्तान में अपने बोर्ड से अप्रूव कराई। और ये जो डिस्कशन है कि उनकी नेक्स्ट जो है रिव्यू कब होगी और नेक्स्ट ट्रांच, तो अब हम बजट से फारिग हुए हैं, तो इंशाल्लाह इन चीज़ों के ऊपर आपको आने वाले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में आपको तफसीली बता देंगे। जहां तक ये है कि जी आप क्या पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को बढ़ा कर कीमतें जो दुनिया में कम हुई हैं उनसे उनका फायदा पब्लिक को नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है उसकी जो रेट है वो 30 रुपए है फी लीटर मैक्सिमम, उसको हमने नहीं छुआ है। वो जो है वही 30 रुपीज जो है मैक्सिमम पे बरकरार है, और हमारा कोई इरादा भी नहीं है उसको बदलने का। तो इसको भी यानी इस तरह से पेश करना कि गोया कोई तब्दीली की तरफ जा रहे हैं और ये जो कीमत बढ़ने घटने जा रही है इसको पब्लिक तक, भाई आप रिकॉर्ड को देखें ना। हमें तो बहुत मशवरे मिल रहे थे कि जी आप इतना कैसे गिरा रहे हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत, इस सारे इलाके में किसी हुकूमत ने इतना नहीं गिराया है। तो अगर हम चाहते तो उस वक्त भी रोक सकते थे, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर साहब की एक विजन के तहत हमने कहा नहीं, हमारे लोग जो हैं इस वक्त मुश्किल में हैं, खासतौर से मिडिल क्लास लोग, हमारे एग्रीकल्चरिस्ट इस वक्त जो हैं वो डील कर रहे हैं अपने क्रॉप्स की से, तो दो उनको, और वो दिया गया, और आइंदा भी इंशाल्लाह यही पॉलिसी होगी। अब जो है देखें कोरोना वायरस की वजह से अगर कोई दिक्कत हुई है तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे तो नहीं डाली जानी चाहिए ना, वो तो सारी दुनिया में हुई है। तो अच्छा, अब आखिरी चीज कि ये जो है कि जी प्रोविंसेस को देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर हमारे पास एक फॉर्मूला है डिस्ट्रीब्यूशन का जिसमें 57.5% सूबों को जाते हैं और 42.5% हुकूमत को जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी प्रोविंस का फाइनेंस मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, वो उसको मुकम्मल इख्तियार है कि वो जो भी अपने टारगेट्स फिक्स करे बेस्ड ऑन उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो ये तो एक उनका इख्तियार है ना, वो उसको यूज कर सकते हैं और करना भी चाहिए। और यही मेरा मैसेज था चीफ मिनिस्टर साहबान से, कुछ से मेरी मुलाकात हुई थी अभी हाल ही में, तो हमने उन्हें यही कहा कि आप अपने कॉस्ट कम करें, आप अपने रेवेन्यूज बढ़ाएं, आप अपनी फोरकास्टिंग को जिस अंदाज में बेहतर समझते हैं वो करें, और हमें और आपको मिल के कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए। और कई चीजें ऐसी हैं जिसमें कीमतें भी शामिल हैं जो कि सेंटर और प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट
कि कोऑर्डिनेशन से ही हो सकती हैं। तो आई थिंक मैं काफ़ी बोल चुका हूँ। मैं चाहूँगा कि रज़ाक साहब कुछ कहना चाहें तो कहें, अगर कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो पोलाइटनेस में नहीं कहें, ठीक है ना जी। और हामिद अतीक साहब और आप जी प्लीज। फिर मैं हमाद अजहर साहब से भी कहूँगा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इसके ऊपर कुछ बताएं जी। ये सवाल दो लोगों ने पूछा है टैक्स एक्सपेंडिचर का, और ये कहा गया है कि इस साल इसका तखमीना 1.15 ट्रिलियन है। सर ये मैं थोड़ी सी एम्बिग्विटी रिमूव करना चाहती हूँ कि ये इस साल का तखमीना नहीं है। पिछले साल हुकूमत ने फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019 पास किया था, जिसके तहत टैक्स एक्सपेंडिचर को जाहिर करना था, जो उससे पहले आज तक किसी हुकूमत ने नहीं किया। इससे और ये फर्स्ट टाइम बजट का एक हिस्सा बन के आया है। ये इट्स क्वाइट अ थिक बुक। तो मैं सबको कहूंगी कि आप उसको देखिए और उससे ये मत अखज़ कीजिए कि ये 1.15 ट्रिलियन सिर्फ इसी साल में टैक्स एग्जम्पशंस दी हैं। जब से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर एग्जम्पशंस दी जाने लगी हैं, उस वक्त से लेकर आज तक का ये कुल अमाउंट है। अब आप ऐसे अगर उस किताब को आप गौर से देखेंगे तो जहां जहां जिस एग्जाम्पशन को आप देखना चाहें फ्रॉम द डेट इट वाज इंसर्टेड इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उससे आज तक देख सकते हैं कि किस वक्त ये आई और उसका ईयर बाय ईयर एडिशन इन द टोटल एग्जाम्पशंस क्या हुआ। तो इसको शायद इस तरह मिस रेट किया गया है, जैसे कि कहा गया कि पिछले साल शायद 900 बिलियन था और इस साल 101 ट्रिलियन और ऐड कर दिया गया है। ऐसे नहीं है। दूसरा सवाल था आपका एनपीओज के बारे में। तो इस दफा एनपीओ की डेफिनेशन में भी चेंजेस लाई जा रही हैं। आप सबको पता है कि एनपीओज को 100% टैक्स क्रेडिट हासिल है। अब इसकी डेफिनेशन को अमेंड करके ऐसी चीजें इसमें सिर्फ वो इंक्लूड होंगी जिनका बेनिफिट जनरल पब्लिक को जाएगा। अब इसमें जो मेजर चेंज लाई गई है कि अगर कोई एनपीओ का एसोसिएट जो है वो अपना डोनेशन दे के अपनी प्रॉफिट को शिफ्ट करना चाहेगा तो उसके लिए भी इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और ये भी सोचा जा रहा है कि इसको एक दफा अगर स्टेटस ग्रांट कर दिया जाएगा तो फिर वो 5 साल के लिए रहेगा। तो इन एनपीओ में जो मेजर चेंजेस इसी वजह से लाई गई हैं कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके और इसकी डोनेशंस के ऊपर भी एक ट्रैक रखा जा सके और उसके ऑडिटेड अकाउंट्स भी अवेलेबल हों एज ऑलरेडी एनविस्टेड अंडर लॉ। जी दो सवाल इसमें हुए। एक तो ये हम एनपीओ का जो है सारा मसला इसको इस साल सॉर्ट आउट कर दिया गया है। सारी एनपीओज को अगले साल से 1 साल का हम टाइम दे रहे हैं। अगले साल से दे विल ऑल बी सब्जेक्टेड टू सेक्शन 100C। सो ये सेकंड शेड्यूल में जो नाम लिखे हुए हैं ये भी सारे उसी तरह से ट्रीट होंगे जिस तरह से बाकी तमाम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट होती हैं। इसी तरह सेक्शन 61 की डोनेशन जिनकी लिखी हुई है वो भी सारी की सारी 1 साल का भी हमने सिर्फ कूलिंग पीरियड दिया है। इसके बाद तमाम लोग जो हैं वो आम डोनेशन जिस तरह से एनपीओ को दी जाती हैं उसके ताबे हो जाएंगे। एक और छोटा सा क्वेश्चन जो ये ई कॉमर्स पे आया है, इसमें ये है कि ये मुल्क हम तो आगे इसको प्रमोट कर रहे थे, अभी तक इनका 1% से लेस जीडीपी का आ रहा था। तकरीबन 8 ट्रिलियन की वैल्यू एडिशन है हमारे ट्रेड में, उसमें से ये 1% से कम थे। अब कोविड के बाद इनका बढ़ा हुआ है। आगे हमने इनको एग्जम्पशन दी हुई थी, वो एग्जम्पशन हम वापस नहीं ले रहे। इनका रेट 5% पे लोअर रेट पे ये ई कॉमर्स टैक्स होती है, लेकिन बहुत सारी आईटी की इंटरवेंशन इस साल हम कर रहे हैं जिससे इनकी एग्जैक्ट सेल मेजरमेंट हमारे पास मौजूद होगी और उससे हम इनको पूरा टैक्स लगा सकेंगे। थैंक यू। क्योंकि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद हमने टैक्स एक्सपेंडिचर को लिस्ट करने की अजम्पशंस और फॉर्मेट तब्दील कर दिया है। अब 50 सफ़ों पे मबनी हर टैक्स का क्लॉज बाय क्लॉज एक्सपेंडिचर दिया जाता है, जिससे लोगों को ये ख्याल आ रहा है कि शायद ये 1120 अरब का या जितने का भी है ये हमने दे दिया रिलीफ। ये बताएं ना कि ये पहले कितना होता था और पीटीआई गवर्नमेंट ने एक्चुअली इसे कितना रिड्यूस किया है। बट जस्ट बिकॉज द फॉर्मेट हैज बीन चेंज्ड आई हैव सीन दैट देयर हैव बीन अ फ्यू फॉल्टी हेडलाइंस अलोंग दिस सब्जेक्ट। हमने इसमें इस दफ़ा जो है पीएफएम लॉ की रिक्वायरमेंट के तहत तमाम तफसीलात
کہ کون سے طبقے کو کیا بینیفٹ دیا گیا. یہ نہیں کہ ان کو یہ برا بینیفٹ ملا ہے, دیر آر اکنامک ریزنس فار اٹ. وہ اس دفعہ سارا ڈسکلوجر آپ کو کس سال سے ملا ہوا ہے آپ ٹیکس لا میں ٹریس کر سکتے ہیں. پچھلے سال تک یہ رقم تھی یہ 1500 ارب روپے تھی. تو پچھلے سال ہم نے 350 ارب روپے کی ایگزمپشنز اس میں ریموو کی ہیں, اور اس سال ایگزمپشن ریموول تو نہیں ہوئی ہے, لیکن یہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد 350 ارب روپے کی ایگزمپشنز جو ہیں وہ ختم کی گئی ہیں, اور آگے چل کے جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو مزید ایسی چیزیں اس میں سے کم کی جائیں گی. لیکن اس کا لیے اب پبلک میں فل ڈسکلوجر موجود ہے کہ کس گورنمنٹ نے کون سی 2005 میں دی گئی تھیں, کون سی 10 میں دی گئی تھیں, کون سی 15 میں ہے اور کون سی 20 میں ہے. یہ تمام ریکارڈ اب آپ کے سامنے موجود ہوگا, کلاز بائی کلاز اس کا افیکٹ, اور ہر بندہ ہمیں چیلنج بھی کر سکتا ہے اور ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ ابھی حماد اظہر صاحب کو 1-2 کوسچنز جو رہ گئے ہیں وہ رسپونڈ کرنے دیں, پھر لاسٹ ورڈ ول بی رزاق داؤد. اوکے, انڈسٹریل پالیسی کے اوپر بات ہوئی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت نے ساتھ ساتھ سب سے پہلے نیشنل ٹیرف پالیسی کا اعلان کیا رزاق داؤد صاحب کے انڈر. اس کے بعد ہم نے ایک موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی ابھی نکالی ہے, الیکٹرک وہیکل پالیسی 2 to 3 ویلرز کی ہم نے نکالی ہے, 4 ویلرز کے اوپر ہم جا رہے ہیں. اگلے سال ہم آٹوموٹیو ڈیولپمنٹ پالیسی کو ریوائز کرنے جا رہے ہیں. شوگر کی پالیسی اس ملک میں جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی ہم ریفارم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ سارا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ سیکٹر بائی سیکٹر ہم جا رہے ہیں. لیکن میں یہاں پہ یہ بھی گزارش کروں گا کہ منسٹری آف انڈسٹری کو کنفیوز نہ کریں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے پرویو کے ساتھ. ہمارا یہ جو سسٹم ہے یہ سیپریشن آف پاورز کے اوپر بیسڈ ہے, اور ایک ریگولیٹرز یہاں پہ ہمارے موجود ہیں جو منسٹریز سے اور ایگزیکٹو آرم آف دا گورنمنٹ سے بالکل اٹونومس ہو کے اپنا کام کرتے ہیں. کمپٹیشن کہاں پہ خراب ہو رہا ہے, کہاں پہ کوئی فائنینشیل میل پریکٹس ہوئی ہے, SECP, FBR, اوگرا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ, اور یہ جس کا میں نے ذکر کیا ابھی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان, ان کے رولز جو ہیں وہ بھی علیحدہ ڈیفائنڈ ہیں, اور منسٹریز کا جو رول ہے وہ علیحدہ ڈیفائنڈ ہے. منسٹریز جو ہیں وہ فرق پالیسیز لے کے آتی ہیں انڈسٹری کی فردرنس کے لیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم ہر وقت رابطے میں بھی رہتے ہیں ریگولیٹرز کے ساتھ, اور ہماری اسسٹنس کوآپریشن ہمیشہ حاضر رہے گی کہ کسی جگہ پہ کارٹلائزیشن, فائنینشیل میل پریکٹس اگر کسی جگہ ہوئے گی تو ہر جگہ سے ہم اس کو کریں گے, بٹ دا رولز آر سیپریٹ, دا رولز آر سیپریٹ. جی میں بتا سوری نان ٹیکس ریونیو, لیٹ می ٹیل یو, وہ ہے 1.6 ہی. آپ کی بات درست ہے کہ اس کے وہ ہیڈز 2 ہیں ضرور, اگر کوئی ابہام ہے تو وہ بھی ہم پورا کر رہے ہیں, لیکن آن ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ 1.6 ہے, اور اس کی ڈیٹیلز ہوں گی وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا. میرا خیال ہے اٹ از ایگزیکٹلی جو ہے, ہو سکتا ہے کوئی اس میں ڈسکرپنسی ہے, وہ میں آپ کو بتا دوں. کئی لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کی ایک اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے کہ نہیں. تو یہ ہے ہمارے پاس ایک اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک. اس میں ہم لوگوں نے سارے گائیڈنگ پرنسپلز لکھے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایکسپورٹ بڑھانا ہے تو کہاں بڑھانا ہے, کس طرح سے بڑھانا ہے, کیا کیا کرنا ہے. جو ابھی بجٹ میں پوائنٹس آگے ہیں وہ وہی پالیسی کے تحت آئے تھے. پھر ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں جو پاکستان کے جو پرابلمز ہے کہ ہمارے پروڈکٹ ڈائیورسفیکیشن ہے نا, یہ بہت نیرو ہے, رینج بہت کم ہے, اس کو بڑھانا ہے. تو اس کو کس طرح سے بڑھائیں گے, اور جیوگرافیکل ڈسپرشن کس طرح سے یہ زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے. اور اس کے تحت ہم لوگوں نے لک افریقہ پالیسی بنائی ہے, اور پھر ہم لوگ گئے تھے یہ جنوری میں, اور یہ پہلا مرتبہ ہے کہ ایک پاکستانی بزنس مین 100 بزنس مین یہاں سے گئے نائروبی, اور وہاں سے 28 کنٹریز سے لوگ آئے, اینڈ ایک 2-3 دن کا کانفرنس تھا. تو دس از آل پارٹ آف دیٹ, اور انشاءاللہ اس کو مزید آگے لے جانا ہے. اور اس کے لاسٹ پوائنٹ از ای کامرس پالیسی بن چکی ہے, اور اٹ از ناؤ بینگ امپلیمنٹڈ. اور یہ کرونا میں ایک سیکٹر کو ڈیفینیٹلی ایک لحاظ سے فائدہ ہوا ہے,
वो है हमारा IT सेक्टर। इसलिए कि हमारा IT सेक्टर बंद नहीं था, जल्दी से जल्दी हम लोगों ने खोल दिए और अभी लोग आ रहे हैं पाकिस्तान को, देखते हैं कि पाकिस्तान में या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कर सके और पाकिस्तान में कॉल सेंटर्स भी, और इसमें मैं तकरीबन हर हफ्ते में बात करता हूँ उनके साथ, और वहाँ इम्प्रूवमेंट हुई है और एक्सपोर्ट्स हमारे IT सर्विसेज के बढ़ रहे हैं। ओके जी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस दे रहे थे अपनी पूरी इक़्तिसादी टीम के हमरा। उनका कहना था कि मुश्किल हालात में इंतहाई मुतवाज़न बजट जो है वो पेश किया है। ज़रई शोबे की तरक्की के लिए खुसूसी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। आइंदा माली साल में 2900 अरब के कर्जे जो हैं वो वापस किए जाएंगे और इफराते ज़र का हदफ 6.5% रखा गया है। खास तौर पर कोरोना के असरात से निमटने के लिए आइंदा ये जो बजट है माली साल का, उसमें अहदाफ रखे गए हैं। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया।